सुबह को करना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, मैं सर को बता दूंगी। ठीक है, बाकी आप मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा, सर एक्चुअली क्लास ले रहे हैं जी। रिस्क फ्री रिटर्न है आपके पास 5%। 5% प्लस हाँ 1.2। ठीक है सर जी, रुक जाइए। मार्केट रिटर्न है आपके पास 12%। बीटा है आपके पास 1.2। अब फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। रिस्क फ्री रिटर्न हमारे पास है 5%, बीटा है 1.2 और डिफरेंस है हमारे पास 12 माइनस 5। तो ये हो गया 5 प्लस 1.2 इंटू 7। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 12×7=84। 5 प्लस 8.4 और ये आ गया आंसर। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक हो 13.4 बिल्कुल ठीक आंसर। अगर आपका भी 13.4 आ रहा है तो वो सही है। लेकिन इसमें कोई बात 14.4 नहीं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। आपने भी पढ़ी होगी मैं जहाँ तक जानता हूँ। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद देखते हैं कहाँ गलती हुई। देखिए 5% बिल्कुल ठीक है और ये 12 माइनस 5 भी बिल्कुल ठीक लगाया। यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक लगाया। यहाँ पर भी 8.4 और 5 बिल्कुल ठीक है। लेकिन AI से इतनी बड़ी गलती कि 5 में 8 जोड़ने पे 14 कर रही है। ये तो आपको मेरे से पूछना भी नहीं था, अपने आप ही समझ जाना था कैलकुलेशन ही मिस्टेक है। लेकिन चलो पूछ ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 13.4 है इसका। सब अपनी अपनी बुक में ठीक कर लें। नहीं, इसमें मतलब आपको बताना काम था। हाँ हाँ ठीक किया आपने। अब देखते हैं जी। ओ शिट, हेलो। क्वेश्चन अब 253 पर क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं एक बार, फिर चलते हैं कहीं और किसी और के लेंगे। 7th क्वेश्चन है, रिस्क फ्री रेट अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर ये रिस्क फ्री रेट इंक्रीज हो जाए व्हाट हैपन्स, तो इससे क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो इजी है, इसमें क्या बताना है, करके देख लेते हैं। वरना सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फॉर्मूला ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो आप जरा ध्यान समझिए, अगर रिस्क फ्री रिटर्न इसका पॉजिटिव में है, रिस्क फ्री रिटर्न इसमें पॉजिटिव में, रिस्क फ्री रिटर्न यहीं पर प्लस हो रहा है, अगर यहाँ माइनस हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, अब अगर क्वेश्चन में दो दो चीजें गिवन हो कि बीटा 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, बीटा 1 से छोटा हो तो क्या होगा, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका सही आंसर बताऊं तो देखो, इसका ये है रिस्क फ्री रिटर्न इसका पॉजिटिव में है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज होगी अगर रिस्क फ्री रिटर्न इंक्रीज हो रही होगी तो। ऐसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज होगी अगर बीटा इंक्रीज हो रहा होगा तो। ऐसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज होगी अगर रिटर्न ऑफ मार्केट इंक्रीज हो रही, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव में है, कोई डिवाइड में है ही नहीं। अगर कोई चीज डिवाइड में हो या माइनस में हो तो वो उल्टा काम करती है। फॉर्मूला देख के हम ये रिलेशनशिप बना लेते हैं, जो चीजें प्लस में है या मल्टीप्लाई में है वो पॉजिटिव है, जो चीज डिवाइड में है या माइनस में है वो नेगेटिव है। माइनस में यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न है लेकिन पहले पॉजिटिव में भी तो है, तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव इफेक्ट ही देगी आपको। लेकिन फिर भी अगर इसमें एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उतने लेवल का आएगा नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर क्वेश्चन कहे कि रेट रिस्क फ्री रेट इंक्रीज हो रहा है, साथ में बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो रिस्क फ्री रेट बढ़ने से मार्केट बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ेगी। और अगर बीटा की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाएगा अगर रिस्क फ्री रेट बढ़ रहा होगा तो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूं कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, वही एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू, मान लीजिए वही पहले वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, 5 प्लस 1.2 इंटू 7। 7 कैसे आया, ये 12 माइनस 5 करके। तो मैंने ये रिस्क फ्री मार्केट रिटर्न 12 ले ली और ये 7 ले ली, 5 ले ली। अब यहाँ पर क्योंकि बीटा 1.2 था, यहाँ पर अगर आप रिस्क फ्री रिटर्न को बढ़ा दो तो पहले क्या आंसर आया 13.4 आ रहा था, अब हमने रिस्क फ्री रिटर्न को बढ़ा दिया, 6 कर दिया, तो हो जाएगा 6 प्लस 1.2 इंटू 6 हो जाएगा, तो 12 छिंग 72, 7 13.2 हो जाएगा। अगर अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपका, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, अगर आपका ये बीटा जो है 1 से बड़ा है तो उस केस में ये उल्टा काम करेगा। अगर बीटा 1 से बड़ा है
तो देखो उल्टा काम कर रहा है। देखो हमने रिस्क फ्री रिटर्न बढ़ाई लेकिन आपकी टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो गई क्योंकि बीटा 1 से बड़ा है। इसी केस में अगर बीटा 1 से छोटा होता तो देखो क्या हो रहा है कि यहां से एक बढ़ाने पर यहां से वो यहां पर तो हो रहा था 8.4 और यहां पर हुआ 7.2, 1.2 कम हो गया। यहां पर तो 1 रुपया बढ़ा लेकिन यहां पर 1.2 कम हो गया। अगर बीटा 1.2 से 1 से बड़ा है तो वो घटाएगा ज़्यादा। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है बंसल जी को समझ में आ गई होगी बात कि अगर बीटा बड़ा है तो वो उल्टा काम करेगा, अगर बीटा छोटा है तो सीधा ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीटा के बारे में कुछ गिवन नहीं था तो हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे। तो अगर रिस्क रिटर्न बढ़ेगी तो हमारी ओवरऑल भी बढ़ेगी। बंसल जी दोनों बात क्लियर होगी अच्छे से? हो गई। एक क्वेरी दीपक जी की ले लेते हैं पहले। दीपक जी आप अपनी क्वेरी बोलिए। सर हो गई सॉल्व। हो गई। चलिए बंसल जी आपकी को जिसकी क्वेरी वो हैंड रेज कर ले, किसी का हैंड रेज नहीं है इसलिए बंसल जी कर रहे हैं। पेज 261 एंड 262। 261 15 मिनट ही क्वेरी लेंगे बस, रोज की रोज क्लास खत्म हो जाती है इसलिए 8:15 तक क्वेरी सेशन चलेगा। टू 261 पे क्वेश्चन नंबर ऊपर से ही सर। हाँ जी क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया। ऊपर से ही, ऊपर से ही ऊपर से ही मतलब सारे 261 और 262। 261 और 262 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है आपने? ये बैलेंस शीट जो उस दिन कर रहे थे। हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस दिन भी किया था। चलो आज फिर से कर लेते हैं एक बार। ये हो नहीं पाया था क्योंकि वो बुक का सही नहीं आ रहा था। यू हैव बीन गिवन फाइनेंशियल समरी ऑफ टू कंपनी, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि देख लेना लास्ट ईयर और करंट ईयर, इसको मार्क कर लेना। कभी कभी उल्टा लिख देते हैं, 2009 पहले लिख देते हैं 2008 बाद में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले क्या लिखा हुआ है। तो लास्ट ईयर पहले या करंट ईयर बाद में, ये बात याद रख लेना दोनों तरफ। इधर भी लास्ट ईयर पहले है और करंट ईयर बाद में, ये बात याद रखनी है। चलो अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू जरा ध्यान समझिए। इस कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 500 करोड़ बढ़ रहा है। 500 करोड़ बढ़ रहा है मतलब लगभग 12% बढ़ रहा है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 1100 करोड़ बढ़ रहा है। 1100 करोड़ बढ़ रहा है मतलब लगभग 18% बढ़ रहा है। तो चलो मैंने ये लिख ली बात। उसके बाद इबिट्टा की बात करें तो इसका रेवेन्यू 600 बढ़ा है, यानी कि लगभग 15% बढ़ा है। कैसे निकाला भाई? 4600 में 400 करोड़ बढ़ेगा 10%, 1500 600 बढ़ रहा है तो 15% हो गया। ऐसे ही 3300 की चीज 3900 हो रही है तो लगभग 600 करोड़ बढ़ रहा है तो ये 20% बढ़ गया। तो हमने भी परसेंटेज लिख ली बस कि हमने देखा सेल भी बी कंपनी की ज़्यादा बढ़ रही है और इबिट्टा भी बी कंपनी का तेजी से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें 2300 से 2700 गया है तो लगभग 20% बढ़ गया। और ये 1600 से 1900 गया, ये भी लगभग 20% बढ़ गया। एग्जैक्ट निकाल लेंगे क्योंकि बिल्कुल पास है तो एग्जैक्ट ही निकाल लेना। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप निकाल लोगे कितना बढ़ा। ईपीएस की बात करते हैं 17 से 19.5 ₹2.5 बढ़ा है। ₹2.5 बढ़ने का मतलब लगभग 15% बढ़ गया है। और ये 27 से 32 ₹5 बढ़ा है, लगभग 20% बढ़ा है। चलो ये तो भी समझ में आ गया। पीई रेशो की बात करते हैं। ये कंपनी 17.5 के आसपास काम कर रही है और अब अगले साल 15.5 पे काम करने लगी। ऐसा क्यों पता नहीं, अभी पता करेंगे। ये कंपनी 21 पे 22 पे काम करती थी तो इस बार 18 पे आ गई। क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहे हैं पी रेशो, अभी पता नहीं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग नॉर्मल है दोनों कंपनियों में। अदर एसेट लगभग नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा घटी बढ़ी नहीं है। टोटल एसेट भी नॉर्मल ही है। डेट की बात करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा डेट लिया है 40 करोड़ का, कोई बात नहीं, ले लिया था तो कोई बात नहीं। इसने भी लगभग 70-80 करोड़ का डेट लिया है, चलो ले लिया था कोई बात नहीं। इक्विटी की बात करते हैं। इस कंपनी में भी 500 करोड़ की इक्विटी बढ़ी है। 500 करोड़ की इक्विटी बढ़ कैसे जाती है, ईसोप दिए होंगे। और इस कंपनी में थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, 250 करोड़ की। मतलब इस कंपनी का ईपीएस तो इसलिए घटा है, इसलिए कम बढ़ा कि एक तो इसने अपनी कैपिटल ही बढ़ा ली। कैपिटल ही बढ़ाने से तो ईपीएस कम होना चाहिए था, लेकिन ईपीएस कम हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। चलो ये हमें यहाँ से समझ में आया। किसी को मेरी इतनी सारी बातें समझ में नहीं आई तो पूछ लो। सर इक्विटी की बात जो बोला ना, बोलो ना। अगर किसी कंपनी ने, म्यूट कर लीजिए, म्यूट। किसी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 2200 करोड़ की थी और अब वो 2440 करोड़ की, इसका मतलब 250 करोड़ के शेयर इशू किए हैं। अगर 250 करोड़ के शेयर इशू किए तो मान लो पहले 1 रुपये का एक शेयर था, तो पहले 2100 शेयर थे, अभी हो गए होंगे 2500 शेयर, 2440 शेयर। तो पहले 2100 शेयर थे
तो 1600 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2100 लोगों में बांट देते थे, तो ईपीएस निकल कर आता था थोड़ा कम, 26 रुपए आया। ठीक है, अब की बार लोग ही बढ़ गए तो ईपीएस तो 26 से भी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ईपीएस बढ़ गया। इसका कारण है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा है, 20% से प्रॉफिट बढ़ा है, और शेयर होल्डर थोड़े से ही बढ़े हैं, शेयर होल्डर बढ़े हैं सिर्फ 10% से। यही कारण है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ गया। मेरे हिसाब से तो बी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसने अगर मार्केट से पैसा उठाया भी है तो उस चीज का फायदा ही हुआ है, उसी की वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन अगर देखो, अगर यहां पर 2100 करोड़ थे शेयर होल्डर, यार क्या पेज नंबर था, ऊपर नीचे हो गया, नीचे मिल गया। और ये सब भी है, पहले बैलेंस शीट वाला कर लेते हैं। नहीं, बैलेंस शीट वाला ही करेंगे, वही वाला करेंगे जो कर रहे थे, अभी इतना सारा पढ़ लिया है। ये रहा, यहां पर क्या था जरा ध्यान समझिए, ये 1607 को 26.80 से डिवाइड करके दीजिए। मेरा मोबाइल दो, नहीं कर, चलिए आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं। हम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उससे ईपीएस से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो 1607.8 डिवाइडेड बाई 21.9 निकल कर आया 73.41 शेयर होल्डर थे, और हमने ये वाला निकाला दूसरा वाला, तो 1962.8 डिवाइड बाई 32.2, तो नंबर ऑफ शेयर निकल कर आए 60, सॉरी, अच्छा इक्विटी वहां से तो निकल कर आएगा, सॉरी गलत हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स ही हमें निकालने थे, नेट प्रॉफिट भी गिवन है और ईपीएस भी गिवन है, तो शेयर्स कम तो हो ही नहीं सकते। चलो, क्वेश्चन बनाने वाले ने गड़बड़ कर रखी, कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से ही करेंगे। अब नीचे का पढ़ते हैं क्या है। आप लोगों को वो इतना समझाना चाह रहा था कि इक्विटी 2200 से बढ़कर 2500 हो गई है, तो हमारी इक्विटी कैपिटल बढ़ी है, यानी कि 250 करोड़ के शेयर इशू किए होंगे, और 250 करोड़ के जब शेयर इशू करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट तो पहले वाला ही कर रही होती है, बांटने वाले बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादातर ऐसा होता है कि कंपनी का ईपीएस कम हो जाता है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है अगर नए शेयर इशू करते हैं तो। लेकिन ऐसा तब होता है नए शेयर के पैसों से अगर कंपनी कुछ ना कमाए तो, लेकिन अगर नए शेयर के पैसों से कंपनी बढ़िया कमा ले तो ईपीएस बढ़ भी जाता है। और यहाँ पर ईपीएस बढ़ने का मतलब ही यही है कि कंपनी ने अगर पैसा इशू किया, पैसा उठाया मार्केट से, तो उससे कंपनी को फायदा हुआ। अभी क्लियर है ये बात, क्लियर है? वेरी गुड, आगे सबको क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या पूछा उसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है पीई रेशियो ऑफ कंपनी बी इज हायर देन दैट ऑफ अ ए। कह रहे जो पीई रेशियो है ना कंपनी बी का, ये रहा, ये 18 है और ये 15.4 है, ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है तो अच्छी होगी वो कंपनी जरूर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो ज्यादा है। देखो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो, पहले इसका ईबिटा देखो, इसका 15% है, इसका 20% है। अब जिसका ईबिटा ज्यादा होगा उस कंपनी को तो पीई रेशियो हाई मिलेगा ही मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी इसका देखो 20% है, उसका भी 20% है। इसका ईपीएस 15% है, बढ़ाया, इसका ईपीएस 20% बढ़ाया, मतलब कंपनी ग्रोथ पे है। ये वाली कंपनी ग्रोथ कर रही है 15% की, ये वाली कंपनी कर रही है 20% की। जिस कंपनी में ग्रोथ ज्यादा होगी उसका पीई रेशियो भी ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है बी का पीई रेशियो ए से ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल रीजन। इतने सारे पॉसिबल रीजन बता तो दिए। एक तो उसमें भैया ग्रोथ बहुत बढ़िया है, उसका पी रेशियो भी ज्यादा है, ग्रोथ भी ज्यादा है, इस वजह से जो है पी रेशियो ज्यादा है, उसका इबिट्टा भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है। तो ये इसका आंसर है। अगर आप नीचे आंसर पढ़ोगे तो यही लिखा जाएगा। आंसर तो शायद मैंने गिवन ही नहीं करे होंगे इसमें, या नहीं दिए हैं। चलो ए का आंसर देखते हैं क्या है। ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर द कंपनी बी इज हायर। देखो ग्रोथ रेट निकाला ना इसने, ईपीएस का ग्रोथ रेट निकाला, तो इसने बताया कि ईपीएस का ग्रोथ रेट फॉर द कंपनी बी इज हायर देन द ईपीएस ग्रोथ ऑफ ए। देखें ऐसा था क्या, ईपीएस का ग्रोथ रेट बी में था 20%, ए में था 15%। बिल्कुल ठीक बात है ये, तो मुझे तो ठीक लग रहा है ए ऑप्शन ही। चलो ए ही आंसर लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। कंपनी बी इज रिलेटिव स्मॉलर कंपनी। कह रहा है कंपनी बी स्मॉलर कंपनी है और स्मॉलर बेस जस्टिफाई हायर पीई रेशियो। ऐसा सही बात कह रहा है ये बिल्कुल, कि अगर कोई छोटी कंपनी होती है तो उसे ज्यादातर हायर पीई रेशियो मिल जाता है। बिल्कुल ये गलत है। अगर एक स्मॉलर कंपनी होती है तो उसे हायर पीई रेशियो मिलता है, ये गलत है। लेकिन वो उसकी बेस लाइन जरा ज्यादा अच्छी होती है। अगर कंपनी स्मॉलर है, जरा ध्यान समझिएगा, इस कंसेप्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर कंपनी छोटी होती है, छोटी कंपनी मतलब जैसे अब आप ले लेते हैं, थोड़ा सा हम ले लेते हैं जेबीएम ऑटो को या ओला इलेक्ट्रिक को। ओला इलेक्ट्रिक क्या भी बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत ही छोटी। इतनी छोटी है कि हीरो होंडा वाले अपने एक शहर की ब्रांच भी उससे ज्यादा सेल करते हैं, इतनी ओला करती है पूरे इंडिया में। मतलब हीरो होंडा से वो 10वें हिस्से की है ओला, 10वें क्या 20वें हिस्से की मान लो हीरो से।
तो ओला अपने आप में वो छोटी कंपनी है, लेकिन आज छोटी है, आज से 20 साल बाद तो हो सकता है हीरो बन जाए, वो भी हो सकता है ना, हीरो होंडा जैसी बड़ी कंपनी बन जाए। आइशर मोटर बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी है, लेकिन आइशर मोटर में वो कैपेबिलिटी है, हो सकता है वो आगे जाके टाटा मोटर बन जाए, हो सकता है वो आगे जाके मारुति जैसी बड़ी कंपनी बन जाए। तो ये छोटी कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियों में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट ज्यादा होता है, ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट ज्यादा होता है और उनको ग्रोथ करना बड़ा इजी होता है। तो अगर मान लीजिए मैं आइशर कंपनी और मारुति कंपनी को कंपेयर करूं और मारुति कंपनी 15% की ग्रोथ कर रही है और आइशर कंपनी 20% की ग्रोथ कर रही है, तो मैं कहूंगा ये बराबर चल रही है बिल्कुल। अरे मारुति इतनी बड़ी कंपनियों से ग्रोथ करना मुश्किल है, आइशर मोटर का ग्रोथ करना एकदम ईजी है, ठीक। तो अगर छोटी कंपनी 20-25% की ग्रोथ भी कर रही है तो वो नॉर्मल है, और मारुति जैसी कंपनी अगर 15% की ग्रोथ भी कर ले तो वो बड़ी बात है। तो अगर मारुति 15% ग्रोथ कर रही है और आइशर मोटर 20% ग्रोथ कर रही है तो मैं उस पर पीई दोनों को सेम दूंगा। लेकिन अगर मारुति 15% ग्रोथ कर रही है और आइशर भी 15% ग्रोथ कर रही है तो फिर तो मैं मारुति को ज्यादा पीई दूंगा। अरे बड़ी कंपनी की 15% ग्रोथ निकालना बड़ी बात है, छोटी कंपनी की 15% है, बस बेकार है। तो यहां पर उल्टा लिख दिया, छोटी कंपनी का ग्रोथ करना बहुत इजी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आज से सेब बेचना शुरू किया, आप घर के आगे अपने सेब की ठेली लगाने लगे। पहले दिन लोग आपको जानते ही नहीं थे, पहले दिन आपके 50 किलो लेके बैठे थे सेब, 5 किलो ही बिके। हर बंदा आता था, अरे वंसल जी आप भी सेब बेचने लगे, चलो कल से आपके यहाँ से लेंगे। अरे गुप्ता जी आप भी सेब बेचने लगे, चलो कल से आपके यहाँ से लेंगे, अभी तो ले लिए। तो पहले दिन मैंने 5 ही किलो बेचे, अगले दिन सब मुझे जो जानते थे उन्हें पता था सेब वहीं से लेना है, मैंने सबको कह दिया था कि नया काम शुरू करा मेरे से ही लेना। अगले दिन जब सबके घर में सेब खत्म हुए तो मेरे 15 किलो बिके। तो एक ही दिन की ग्रोथ मेरी 300%। फिर एक हफ्ते बाद मेरे 50 किलो रोज बिकने लगे। तो अगर मैं एक हफ्ते की ग्रोथ की बात करूं तो डेली डबल हो रहा था मेरा शेयर। पहले दिन मेरी सेल 200 रुपए की थी, उससे दिन 400 की, तो उससे दिन 800 की, फिर 1600 की, फिर 3200 की। हर रोज मेरी सेल डबल ही हो रही थी। लेकिन ऐसा जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा, जब तक मेरी सेल एक लेवल पर नहीं पहुंच जाएगी, तब तक तो मैं इतनी ग्रोथ अचीव कर सकता हूं। लेकिन जब मेरे 50 किलो बिकने लगे, मोहल्ला तो एक ही है ना, अब क्या हुआ, एक हफ्ते 10 दिन बाद मेरे 50 किलो बिकने लगे। तो अब क्या होगा, एक महीने तक मेरे रोज 50 ही किलो बिकेंगे, और 50 के 51 भी नहीं होंगे, कभी कभी तो 50 भी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब मैं एक लेवल पर आ चुका हूं। फिर क्या होगा, जब मुझे वहां काम करते 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 1 साल हो जाएगा तो मैं 50 से 60-70 तक जा पाऊंगा। अब कई साल में 70 से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एक जगह पर मैं आ चुका हूं। फिर मान लो मैंने वहां पर जूस की दुकान भी खोल ली, अब मैं क्या करता हूं, मौसमी सेब और जूस भी बेच रहा हूं। तो अब क्योंकि मैंने एक्सपेंशन कर लिया, एक्सपेंशन करने की वजह से मैंने प्रोडक्ट लाइन भी 2-3 कर ली। पहले मैं खाली सेब बेच रहा था, मैं केला मौसमी सब बेच रहा हूं। इस वजह से मेरी सेल बढ़ेगी, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे। फिर जो बंदे जूस पीना चाहते हैं, मैंने जूस भी बेच रहा हूं, तो मैंने एक प्रोडक्ट लाइन सर्विसेज की भी कर ली। तो मेरी सेल बढ़ाने के मैंने तरीके निकाले, अपने आप से ग्रोथ कभी नहीं आएगी, और एक लेवल पर जाके हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे ही जब मैं सेब बेचने निकला था, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो रोज पे जाके मेरी सेल रुक जाएगी। वो 200 किलो तो बिकता रहेगा रोजाना, वो 250, 300, 500 नहीं होगी। ये ठेले वाले हमेशा गरीब क्यों रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें ग्रोथ वगैरह कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। इनको बस ठेला ही लगाना है, ठेला ही लगाते हैं अपना, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 100 किलो रोज बेच लेते हैं, 10 रुपये 15 रुपये किलो बचता है, 1000-1500 लेके घर चले जाते हैं। 1500 से ज्यादा ये कमा ही नहीं सकते कभी। 1500 से ज्यादा क्यों नहीं कमाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये क्लास थोड़ी ली है गुप्ता जी की। वहां पर थोड़ी पता चलेगा उन्हें कि अब तुम भैया ऑप्टिमल लेवल पर आ चुके हो, अब तुम डिक्लाइनिंग प्लेस में जाने वाले हो। मैंने एक कर्व बताया था ना, पहले मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे मार्केट नहीं मतलब कंपनी की सेल, जब वो बिल्कुल, अरे चार्जर लगाओ ना, चार्जर खत्म, चार्जर देखो कहाँ है, जल्दी 1 मिनट के लिए जरा चार्जिंग खत्म हो गई। नीचे तो नहीं है? नहीं नहीं यही होगा, मैं नीचे तो ले आता ही नहीं, देखो कहाँ है, बंद होने वाला है। रियांशी को बुला लो, रियांशी, ये मोटा वाला ये, हाँ यही है, लो उसका पिछला मुझे दो। इतनी बढ़िया मजेदार बात सुना रहा था मैं यार, बीच में डिस्टर्ब हो गया जी। अब मान लीजिए एक ठेले वाला है और वो प्रॉफिट मतलब रोज के 1000 किलो बेच रहा था फल, 100 किलो ही बेच पाएगा, 1000 तो नहीं बेच पाएगा, 100 किलो पूरी ठेली भर के लाता था, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी लीची की या जिस चीज की भी, और 100 किलो खरीदता था, उसे रेट भी कम पड़ता था। उसने एक वो बना ली अपनी स्ट्रेटेजी कि अगर मैं 10-10 किलो लाऊंगा तो मुझे पहली 10%, 5% महंगा मिलता है सामान,
तो वो क्या करता था, बड़ी आड़त पे जाके 100 किलो ही खरीद लेता था रोजाना। मैं बहुत सारे सब्जी वालों को जानता हूँ, फल वालों को जानता हूँ, मेरे घर आते हैं वो देने, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ भाई तुम कैसे बिजनेस करते हो, बहुत पुराने वो 40-40 साल से एक ही आइटम बेच रहे हैं। तो अभी मेरे यहाँ लीची वाला आया, मैंने उससे पूछा भैया आप ये लीची कितनी लाते हो? कह रहे भैया हम क्या करते हैं 500 किलो का सौदा एक ही बारी में कर लेते हैं। पूरी मार्केट में मैं पता कराता हूँ भाई साहब 300 रुपए किलो से कम लीची नहीं मिलती, और वो बहुत मतलब पूरी मार्केट की सबसे बेस्ट क्वालिटी की लीची मेरे घर आके 250 में दे जाता है, 250 रुपए किलो में। अच्छा उसे पता है मेरे को लीची इतनी पसंद है, जिस दिन से लीची शुरू हो जाती है जब तक खत्म ना हो, मैं एक भी दिन ऐसा होता लीची ना खरीदूं। तो वो डेली आता है 2.5-3 किलो लीची मेरी तोल के पहले ही रखता है। उसे पता है बाबूजी से 750-800 लेने ही लेने हैं। वो रोज आके गुप्ता जी 750 भेज दो बच्चों के हाथ, बस मैं भेज देता हूँ, बच्चे उठा के ऊपर ले आते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ भाई साहब कितनी लीची खरीदते हो एक बारी में? मैं भर के ही लाता है वो हमेशा अपना ठेला। कहता है सर हम 500 किलो लीची खरीद लेते हैं और फिर 3 बंदे बांट लेते हैं आपस में। सुबह को 500 किलो लीची खरीदी, वो 3 भाई हैं और 3 बंदे 150 किलो बांट लेते हैं और फिर अलग अलग जगह पर, है ना, अलग अलग जगह पर जाके वो लीची बेचते हैं। अब क्योंकि उन्हें रेट भी कम पड़ा है, 500 किलो एक साथ खरीदी उन्हें, तो रेट भी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है उन्हें, तो फिर वो सस्ते रेट में ही बेचते हैं, तो उनकी 150 किलो लगभग रोज बिक जाती है। मैंने उनसे पूछा अच्छा तो कमाते क्या हो? कह रहा सर मैक्सिमम 10 और 20 रुपए, मतलब सुबह को हम जब बेचना शुरू करते हैं, हमें जो भी रेट पड़ी हो हम उसमें 30 रुपए बढ़ा के बेचना शुरू करते हैं। सुबह को 30 रुपए बेचते हैं, फिर हमें पता है कौन ग्राहक ज़्यादा लेने वाला है कौन कम लेने वाला है, जो ज़्यादा लेने वाला है उसमें 15 और 20 पे भी बेच लेते हैं। फिर शाम को आते आते हमें पता है आप जैसे ग्राहक भी है जो 5-5 किलो ले लेंगे, तो फिर हम 10 रुपए किलो पे भी बेच देते हैं, क्योंकि हमें शाम को सौदा खत्म करना ही करना है, अगले दिन फिर खरीदना है। तो हमारा मानना ये होता है चाहे 10 रुपए किलो भी कमा कर ही जा रहे हैं ना, तो शाम को तो हम निपटा देते हैं सब कुछ, कि शाम को फिर हम आप जैसे बंदों के पास जाते हैं, जब हमारा बच जाता है माल, हम 10-15 रुपए किलो पे, वो झूठी बोल रहा होगा 10-15 में 25 ही कमा रहा होगा, तभी तो 15 बता रहा है, तो लेकिन मतलब कम मार्जिन पे हम शाम को सब निपटा जाते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो शाम को भले ही दे रहा है लेकिन दियो असली क्वालिटी वाली। हाँ गुप्ता जी आपके लिए तो हम क्वालिटी वाली रखते हैं, चलो ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ज़्यादा उठाओ और ज़्यादा ही बेच लो। जिसे वो ज़्यादा बोलता है वो कम है, लेकिन वो पूरे दिन में 150 किलो बेचता है, और मैं कह रहा हूँ कि वो 30 रुपए किलो से बेचना शुरू करता है मार्जिन लेकर, और शाम को 10 रुपए के मार्जिन पे बेच जाता है। सबसे ज़्यादा माल उसका 10 रुपए के रेट में बिकता है, शाम वाले ज़्यादा है उसके पास, और सबसे ज़्यादा माल वो क्योंकि 5-5 किलो लेने वाले हैं वो, तो 150 में से 70-80 किलो तो शाम को ही बेचता है घर जाते आते। तो अल्टीमेटली जो उसका एवरेज आ पाता है पूरे दिन का वो 20 रुपए किलो का आ जाता है। उसने 150 किलो लीची बेची, 20 रुपए किलो कमाया, तो उसके टोटल पैसे बचे 3000 रुपये। 3000 में से वो कह रहा था जी कुछ लीची हमारी टूट जाती हैं, वो कम रेट में बिकती हैं, कुछ खराब हो जाती हैं, कुछ हमारा तोल में चला जाता है, कि जैसे आपने 5 किलो ली तो मैंने 5.25 किलो दे दी, किसी ने 1 किलो ली तो उसे 1 किलो 50 ग्राम चली गई, तो ये 50-50-100 ग्राम करके हमारी कुछ लीची कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली मैंने उससे पूछा कि अगर तेरा जो टारगेट रहता है वो पूरे दिन का वो क्या रहता है, तो उसका कहना है कि 2 से 2500 रुपये रोज बच जाते हैं हमें। इतना सारा दिमाग लगा के बचपन से कर रहा है, कह रहा जब मैं 8 साल का 10 साल का तब से बेच रहा हूँ, और अब वो बूढ़ा हो गया है 65 साल का। इतना 55 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, पूरे दिन धूप में मेहनत करने के बाद भी, वो घर में 2000 से 2500 रुपये लेके घुसता है, और जिस दिन वो 2500 ले लेता है ना, वो कहता है मज़ा ही आ गया, ये तो टारगेट ही हमारा मैक्सिमम है। और कह रहा है कभी कभी माल बच भी जाता है तो फिर वो अगले दिन बेचना पड़ता है, फिर वो घटा के बेचना पड़ता है, तो नुकसान भी होता है 500-1000 रुपये का। तो अल्टीमेटली वो बंदा 50,000 महीना से ज़्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन अगर वो उसमें एक एक्सपेंशन प्रोग्राम लगा दे, अगर वो उसके अंदर कुछ और कर ले, तो वो 3 भाई हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सब्जी का काम इतना बढ़िया है, मैंने एक बंदे को करवाया था, सब्जीवाला.com के नाम से उसकी साइट है, पता नहीं अब तो चल रही है कि नहीं, उस कोरोना के टाइम पर करवाया था मैंने एक बंदे को। तो सब्जीवाला.com के नाम से उसने साइट बनाई, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने 4-5 सब्जी वाले पकड़े और उनसे कहा कि अब तुम मेरी गाड़ी, एक गाड़ी थी उसके पास वो छोटा हाथी, उसमें उसने ठेली का टाइप का कुछ सिस्टम बनाया, और सब्जीवाला.com के नाम से उसने साइट बनाई। लोग अपना ऑर्डर डाल देते थे, ये लिया वो लिया वो लिया, और वो होम डिलीवरी करवा देता था। तो जिसमें दिमाग है वो सब्जी के काम में भी पैसा कमा सकता है। मैं आपको एग्जांपल एक और दूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए दे नहीं रहा हूँ। हमने कूड़े वाले को भी करवाया था काम, आज वो ठेकेदार है हकी नगर निगम का। मैं नहीं करवाया था उसे जब मैं बच्चा था, लेकिन आज से 10-12 साल पहले उसे मैंने आइडिया दिया था, हमारे यहाँ कूड़ा लेने आता था, तो मैंने उसे कराया था। ये वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको दूसरी बैच की वो भेजूंगा ना रिकॉर्डिंग, उसमें सुन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक्सपेंशन के बारे में बता रहा था कि छोटी कंपनी की ग्रोथ एकदम तेज हो जाती है, क्योंकि उसकी सेल ही नहीं है अभी, तो वो तो एकदम से अचीव कर लेगी। लेकिन जब उसकी सेल हो जाएगी बड़ी, अब बंसल जी मान लीजिए आपने अपना पूरा मोहल्ला टेक ओवर कर लिया, पूरा शहर टेक ओवर कर लिया, आप अड़ोस पड़ोस के शहर में भी बेचने लगे, आपने पूरा फल मंडी में ठेकेदार बन गए। भैया शहर में सहारनपुर में जितनी लीची आएंगी वो सारी मैं खरीद लेता हूँ, और फिर पूरे सहारनपुर में भी बेचता हूँ, आसपास के शहरों में भी मैं ही बेचता हूँ, देहरादून, मुजफ्फरनगर, रुड़की, यमुनानगर, सब जगह मैं ही भेज रहा हूँ।
इससे ज़्यादा क्या कर लूँगा? चलो मैंने जो है पूरे साल में 1 करोड़ की लीची बेच दी, तो क्या अब मैं 2 करोड़ की बेच लूँगा? अरे इंसान तो मैं ही हूँ, लीची के अपने सिर पे रख के बेचूंगा? इतना ही तो काम कर सकता हूँ, इतना कर रहा हूँ। तो एक टाइम के बाद मेरी ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो बड़ी कंपनियों को ग्रोथ करना मुश्किल होता है, छोटी कंपनियों में ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर बड़ी कंपनी ग्रोथ कम भी कर रही हो तब उसे पी ज़्यादा मिलता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था बस। तो ये बी ऑप्शन गलत है। इतनी बड़ी कहानी सिर्फ इसलिए कि बी ऑप्शन गलत है। सबको क्लियर ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन बोल रहा है कंपनी बी हैज अ हाई फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है लोन, कि कंपनी बी के पास लोन ज्यादा है जिसकी वजह से उसको पीई रेशो भी ज्यादा मिला। अरे भैया लोन ज्यादा है तो रिस्की है कंपनी, रिस्की है तो पीई ज्यादा नहीं मिलेगा, उल्टा कम मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो गया इसका ए। सबको क्लियर? इसका आंसर ए है। बढ़िया से क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, थम्स अप आ गए बड़े सारे। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टू कंपनीज अपीयर चीपर बेस्ड ऑन पीईजी रेशो। पीईजी रेशो पता है सबको? पीई अपॉन ग्रोथ। पीईजी रेशो का फॉर्मूला क्या है? पीई अपॉन ग्रोथ। देखो नाम से ही पता चल रहा, पीई जी रेशो, जी मतलब ग्रोथ। तो प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ, ये फॉर्मूला है। तो ए और बी दोनों की ग्रोथ हमने निकाल ही ली थी। ग्रोथ क्या होती है? ईपीएस में कितना ग्रोथ हुआ। तो पीई को ग्रोथ से डिवाइड करके निकाल लो पीई जी रेशो किसका ज्यादा है। जिसका पीई रेशो ज्यादा होगा, पीई जी रेशो ज्यादा होगा, वो कंपनी बढ़िया। तो वो पूछ रहा है कौन सी कंपनी चीपर है, जिसका पीई जी रेशो ज्यादा होगा, वो आंसर। अभी जरा हैंग से हटे तो मैं करूं। समझ में आ गया बंसल जी? भी सर एक क्वेश्चन था सर। एक बार सब इसका वो बता कैसे बोला जाता है पीजी रेशियो जिसका लोअर होता है वो कंपनी को पिक करने के लिए, तो पीजी रेशियो अगर कम होगा तो वो सस्ता वाला होगा ना। आ रहा हूं। आपकी कंपनी का म्यूट करिए। म्यूट। हाँ, आपकी कंपनी का पीई रेशो मान लेते हैं 20%। एक कंपनी ए है, उसका पीई रेशो 20% है, ग्रोथ कर रही है वो 10% की। अरे 10% की ग्रोथ पे पीई रेशो दिया आपने 20 उसे। एक दूसरी कंपनी है वो भी 10% की ग्रोथ कर रही है और उसका पीई रेशो है 24, तो उसका पीईजी रेशो आएगा 2.4 और इसका पीईजी रेशो आएगा 2। तो जिसका पीईजी रेशो कम है वो सस्ता। बिल्कुल ठीक, ये तो इजी है। मतलब बोलते समय मैंने गलत बोल दिया और आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छा करा। लेकिन हम चेक कर सकते हैं, आप सबके लिए अगर मैं कुछ गलत बोल भी दूं आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया करो भैया, अगर इसका पीई रेशो इतना ले लिया और जी रेशो इतना ले लिया, करके देख लो। हमें भी पता है भाई, अगर कोई कंपनी 24 के पी मल्टीपल पे है तो महंगी है, 20 वाली सस्ती है। तो पीई जी रेशो जितना कम होगा वो कंपनी सस्ती है, उसे खरीद लो। तो चीपर पूछा था, जिसका पीई जी रेशो कम, वही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। ऐसा पता चल रहा है कि चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे हैं सब। अगले बैच को कहूंगा, पिछला बैच भी पढ़ता था। हाँ तो क्वेश्चन करते हैं, ये है यहाँ पर। क्या है ये? कंपनी ए इज चीपर एट इट्स पीजी रेशो 1.05 और कंपनी बी का, तो कंपनी ए तो चीपर हो ही नहीं सकती जब उसका पीई रेशो ज्यादा है पीजी का। तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। कंपनी बी इज चीपर क्योंकि इसका पीईजी रेशो 0.91 है। अब ये भी चेक कर लेते हैं किसका पीईजी रेशो कितना है, तो निकाल भी लेते हैं। तो देखो पीई रेशो है, यहाँ पर हम लेंगे सेकंड वाले साल का पीई। तो पीई रेशो ए का है 15.4 और ग्रोथ लेंगे हम इसकी 15, तो लगभग 1.1 आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 32, ये बहुत कम आएगा। बी का आ जाएगा लगभग 0.4। तो देखो कौन सा आंसर है करना जी। पीजी रेशो निकालो। वो कह रहा है यूज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 2009 फॉर द कैलकुलेशन। ग्रोथ रेट 2009 का लेना है और 8 की ले लो पी। अच्छा 8 की पी और ग्रोथ 10 का लेना है। चलो 8 की पी है 17 डिवाइड बाई 15 करो, कितना आया? लगभग 1.1 आ गया। चलो ए के लिए तो आ गया 1.1 और बी के लिए 26.8 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा लगभग 1.3 आएगा शायद। बताओ कितना आया? 1.34 आया। ठीक है, ए और बी का हमारे सामने। अब देखते हैं आंसर क्या है।
ये बी का 0.91 ला रहा है तो सही नहीं है। देखो आंसर तो वही है, ए और बी में कम किसका आ रहा है, ए का। पीजी रेशो ए का कम आ रहा है ना, तो चीपर तो ए ही है। आंसर तो वही है जिसमें ए आंसर आएगा। ए इज चीपर, तो या तो आंसर ए है या फिर सी है। अब ए और सी को देख लेते हैं। एक में आ रहा है 1.591 और एक में आ रहा है 2.91। पहले तो यही देखते हैं निकाल कैसे रहा है। पीई रेशो और अपन ग्रोथ हमने सही निकाली नहीं है, ग्रोथ हमने अंदाजे से लिया, तो ग्रोथ ले लेते हैं पहले। अच्छा, ग्रोथ सेल में लेगा, ग्रोथ सेल में लोगे या प्रॉफिट में? ग्रोथ दो तरह की होती है, एक होती है प्रॉफिट की ग्रोथ, एक होती है सेल की ग्रोथ। कंपनी ज्यादातर सेल की ग्रोथ को ग्रोथ मानती है। अब देखते हैं इसने किसको लिया होगा। अब यहां पर अगर सेल की ग्रोथ लिया है तो ये 12% है, और प्रॉफिट की ग्रोथ ली जाए नेट प्रॉफिट की तो 20% है, और ईपीएस की ली जाए तो 15% है। लिए किसकी जाए? ग्रोथ हम सेल को मानते हैं। चलो एक बार तो 12 डिवाइड बाई 7 करके 17 करके बताओ कितना आएगा। पीई अपॉन जी, मोबाइल 12 डिवाइडेड बाई 1.5। सर एक बात है सर, यहाँ पर पीजी रेशियो जो है उसका तो कुछ फॉर्मूला होगा, मतलब कौन सा ग्रोथ, वो तो उसका कुछ फॉर्मूला तो होगा सर। किसका? मतलब पीजी रेशियो जो है, मतलब पी अपन ग्रोथ जो है, वो ग्रोथ कौन सा ग्रोथ है उसका तो कुछ होगा। 16.85। इबिट्टा की ग्रोथ ले रहे हैं तो शायद, देखो वैसे तो ग्रोथ सेल की सेल को ही बोलते हैं। एक बार ये ग्रोथ चेक कर लेना कितनी है इसकी सेल की। 9100 माइनस 8642, 8642 इक्वल टू और डिवाइडेड बाई 8642, ये आ रही है 5.29%। सिर्फ हमने 12% ही गलत लिखा हुआ है। ये जो सेल की ग्रोथ आ रही है यहाँ पर, ये 5.29% आई है। बी की भी निकाल लेता हूँ। 7524 माइनस 6427 और डिवाइडेड बाई 6427, ये आई है 17.06%। ये ठीक निकाल रखी है, 17.06%। तो पहली बात तो सेल की ग्रोथ इतनी कम ज़्यादा है। चलिए ग्रोथ के बारे में क्या क्या रखा है इसने। Which of these two companies appeal cheaper based on the PEG ratio? Use the expected growth rate for 2009 for the calculation. Expected growth rate किस चीज का लें? ग्रोथ। सर गूगल में सर्च किया तो अभी पीईजी रेशियो में ग्रोथ जो है वो ईपीएस की दिखा रहा है। ईपीएस का ले लें तो ईपीएस का लेते हैं, तो भी ये फिर तो 2.5 ये 15% है और ये 20% है। तो 15 मैंने भी पहले ईपीएस का ही लिया था, उसी से आंसर किया था मैंने ये वाला। तो एग्जैक्ट निकाल दो इसे। 17 माइनस 19.5, 2.5 डिवाइड बाई 17, ये आया 14.70। ये आया 14.70 और इसको पीई से डिवाइड कर दिया 17.7 से, तो ए का आ गया डिवाइड बाई 17.7, तो ये आ गया 14.7 डिवाइडेड बाई 17.7। अच्छा पीई जी रेशो, पीई से पीई को डिवाइड करना है। 17.7 डिवाइडेड बाई 14.70, ये आ गया 1.20 के लगभग। ए का तो 1.20 आ रहा है, और बी की निकालना चाहें अगर पीई रेशो ईपीएस से, तो ये आ जाएगा 32.2 माइनस 21.9, 10.3 आ गया, सॉरी 26 था। 32.2 माइनस 26.8, 5.4 आ गया, डिवाइड कर देंगे 26.8 से, तो ये आ गया 20.14%। 20 हमने बिल्कुल ठीक निकाल रहा था, 20.4% आ गया ना, 20.14%। पीईजी रेशो निकालने के लिए तो पीईएस का 18.2। अच्छा इस बार पीई कितना लेंगे? पहले वाला लेंगे 21.9, 21.9 डिवाइडेड बाई 20.14, ये आ गया 1.87। आंसर्स तो ये आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो 1.05 और 1.07 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर 2-3 कैलकुलेशंस हैं, कौन से साल का लिया होगा। हाँ जी, किसकी आवाज आ रही है? क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछ रहे थे?
सर हमने अभी जो कैलकुलेट किया ना ऊपर, अंजलि बात कर रही हूँ सर मैं। बताइए। अभी हमने 2008 का निकाला है ना सर, हमने क्वेश्चन में 2009 का बोला है। 2009 का ग्रोथ रेट लेने के लिए बोला है, 8 से 9 पर शिफ्ट होने में कितनी ग्रोथ आई है वो लेने के लिए बोल दिया है। तो ग्रोथ तो हमने 2009 की लेनी है, 8 की तो ग्रोथ हमें पता ही नहीं है। और पीई रेशो में 8 का ले रहे हैं, अब हो सकता है वो पीई रेशो 9 का ले रहा हो। तो ये सब कैलकुलेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, टाइम लगेगा और कुछ नहीं। बाकी आपको ये तो समझ में आ गया ना वो पूछ क्या रहा है, वो पीई जी रेशो पूछ रहा है। पीई जी रेशो क्या होता है, पीई अपॉन जी, बस। ऐसा भी हो सकता है, अच्छा एक मैंने इसको बताया था कि टाइम्स में होता है, किसका परसेंटेज में होता है। तो टाइम्स में निकालने के लिए उल्टा भी करते हैं, ग्रोथ अपॉन पी भी कर लेते हैं। तो हो सकता है ग्रोथ अपॉन पी करके चल रहा हो। तो पेपर में आपको सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए टाइम कम पड़ता है। अगर ग्रोथ अपॉन पी करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ग्रोथ अपॉन पी के केस में 0.9 आ जाएगा, ये 0.8 समथिंग आ जाएगा। तो उस केस में आंसर भी आ सकता है 17.7 डिवाइडेड बाई 14.7, सॉरी उल्टा 14.7 डिवाइड बाई 17.7, 0.83 आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा है। चलिए थर्ड वाला बताता हूँ, अभी सबको समझ में तो आ ही गया होगा ना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पीई जी रेशो के हिसाब से आपको आंसर करना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी ए। कंपनी ए की मार्केट वैल्यू बता दीजिए। मार्केट वैल्यू बताने के लिए इजी है, कैसे बताओगे? मार्केट वैल्यू कैसे बताते हैं? ईपीएस अपॉन पीई रेशो करके। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस अपॉन पीई रेशो, यही होता है ना। तो मार्केट प्राइस तो ईपीएस कितनी है की। अब यहाँ पर कौन से ईयर की लेनी है, हम अपना पिछले वाले की लेकर चलेंगे या नेक्स्ट की ले लेते हैं। चलो 2009 की ले लेते हैं। ईपीएस है 19.5, ईपीएस है 19.5 और पीई रेशो है 15.4। ईपीएस की जगह पर हमें नंबर ऑफ शेयर तो पता नहीं बोले, ये तो एक शेयर का प्राइस आ जाएगा। हमें यहाँ पर ईबीआईटी लेना पड़ेगा, वो होता है ना मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईपीएस, वो सॉरी पीई, ये होता है। तो यहाँ से मार्केट कैप निकल आएगी। तो हम करेंगे ईबीआईटी इंटू पी, सॉरी यार क्या हो रहा है आज। हमारी कंपनी का ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, ये ईपीएस का होता है। अब ऐसा करने से एक कंपनी के एक शेयर का ईपीएस निकल आता है। अब हम यहाँ पर ईपीएस अगर लेंगे तो एक ही शेयर की वैल्यू निकल कर आएगी, हमें पूरी कंपनी की लेनी है तो हम ईबीआईटी ले लेंगे। तो ईबीआईटी इंटू पी रेशो करके मार्केट कैप निकल आती है। मार्केट कैप ईबीआईटी इंटू पी। ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है, ईबीआईटी है 4754.6, 4754.6 इंटू ईबीआईटी कितना है, सॉरी पीई रेशो 15.4 कर लिया ना मल्टीप्लाई। ये हमने सब कुछ नेक्स्ट ईयर का निकाला है। 4754.6 मल्टीप्लाई 15.4, आंसर आ रहा है 73। अगर हम अगले साल का निकाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है 73,220, 73,000 के आसपास। इतना बड़ा आंसर तो है नहीं कंपनी ए के लिए ही। अरे यार इसे भी हैंग अप होना था। अच्छा किसी के पास वो तो होगी, सबके पास अपना एनआईएसएम का मॉड्यूल बंसल जी ने भेजा ही है। सबके पास एनआईएसएम का मॉड्यूल बंसल जी ने भेजा था ना ग्रुप पे अभी कल। ये वाला क्वेश्चन ना मॉड्यूल का ही है, ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का ही है और वहीं से मैंने यहां डाला है और इंपॉर्टेंट भी है। डाला इसीलिए कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आंसर्स थोड़े से गलत हैं। तो मॉड्यूल में भी है और इसके आंसर्स वहां पर गिवन है, मतलब सॉल्यूशन गिवन नहीं है, आंसर गिवन है। तो एक बार चेक कर लेंगे और फिर मैं इसका सोल्यूशन बना के पेज पे करके कॉपी पे करके आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गया ना पूछना क्या चाह रहा है। पूछना चाह रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी ए, कंपनी ए की वैल्यू कितनी होगी टोटल। तो पीई रेशो से ईपीएस के हिसाब से कर लेंगे इसको। नंबर ऑफ शेयर इसमें सही बन नहीं पा रहे थे। अगला क्वेश्चन है मार्केट कैप ऑफ कंपनी बी, बताओ बेस्ड ऑन इट्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्वेश्चन में गिवन है 36,000 करोड़ थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द ईवी अपॉन इबिट्टा बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ 2009। अब इसमें 36,000 करोड़ हमें गिवन है,
इबिट्टा से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा। अब ये हटे तो बताऊं। क्वेश्चन 4 में पूछा है मार्केट कैप ऑफ कंपनी बी 36,000 करोड़ है, मार्केट कैप गिवन है, तो बताओ इकोनॉमिक विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इसका ईवी अपॉन इबिट्टा बताइए। इकोनॉमिक वैल्यू आपको पता है क्या होती है, मार्केट कैप प्लस, देखो सबसे पहले तो इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, ईवी निकालनी पड़ेगी। इकोनॉमिक वैल्यू का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, हाँ जी। इकोनॉमिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बताएंगे कोई, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। जब मैंने कहा था पूरी की पूरी कंपनी को ही खरीदना चाहे, एंटरप्राइज वैल्यू ईवी, एंटरप्राइज वैल्यू बताई थी ना, पूरी की पूरी कंपनी को ही खरीदना चाहे हम, तो उसमें इक्विटी की वैल्यू डेट की वैल्यू दोनों को। अब इक्विटी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट कंपनी बी बेस्ड ऑन लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 36 करोड़, मार्केट कैप ऑफ कंपनी है तो 36,000 करोड़ तो मैं बता रखी वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट हम निकालेंगे कहाँ से, ऊपर से ढूंढ लेंगे, डेट कितना है कंपनी के पास। कंपनी के पास जो डेट है वो 1640 करोड़ का है, 1640 लाख का है, देखो कौन है। अब ये 1640 करोड़ मानूं या लैक्स ये पता नहीं, तो मैंने 1640 करोड़ ही मान लिए। 37,640 करोड़ तो बन गई कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू। इबिट्टा क्वेश्चन में गिवन है, इबिट्टा कितना है, हाँ कौन है? इबिट्टा गिवन है क्वेश्चन में 4754.6। अब ये देख लो कितना में आ रहा है इसका आंसर। आंसर आ रहा है ये वाला करने के बाद 7.92। 7.92। अब ये क्वेश्चन हमने किया है 2009 के हिसाब से। एक बार ये क्वेश्चन को 2008 के हिसाब से भी कर देता हूं क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है इस वजह से, वरना तो हम इसके पास वाला आंसर लगाएंगे 8.17 जो इसके बिल्कुल पास बैठ रहा है, वरना वो आंसर लगा देंगे। अब 2008 के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कर देता हूं क्योंकि हमें नहीं पता है 2008 की वैल्यू गिवन है 36,000 या 9 की, हमें नहीं पता। दूसरा ये जो 1640 है लैक्स में है कि करोड़ में, ये भी कहीं लिखा नहीं है, ज़्यादातर लैक्स में ही होता है लेकिन लिखा नहीं है क्वेश्चन में कहीं, यहाँ पर कहीं लिखा, अच्छा लिखा है लैक्स में है ये तो लो लैक्स में है तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। लो लैक्स में है अगर तो इसे करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए 16.40 होगा, ये 16.40 होने की वजह से भी 37,000 नहीं आएगा। समझ में आ रही है ना क्या हुआ ये 36,016.40 हो जाएगा और डिवाइड होगा 4754 से। एक केवल आंसर और निकाल दूं 36,016.4 डिवाइडेड बाई 4754 4754.6 आंसर आया 7.57 और कम हुआ 7.57 आंसर आया। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? नहीं सर, नहीं क्यों? 36,000 वैल्यू ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है, 36,000 वैल्यू ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है और जो इक्विटी की वैल्यू गिवन है वो 36,000 करोड़ लिखा है और वैल्यू ऑफ डेट भी क्वेश्चन में गिवन था 1640, लेकिन वो लैक्स में है। अगर मैं आपसे कहूं 1640 लैक्स, अगर उसे करोड़ में कहना होगा तो वो तो 16 ही करोड़ हो जाएगा ना बस। 1640 लैक्स को अगर करोड़ में बोलना होगा तो क्या होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 16.40 करोड़ हो जाएगा ना। बंसल जी इतनी बात क्लियर? है सर, एक बार उसमें दिखाइए ना बैलेंस शीट। तो ये हाँ देखिए एक वैल्यू थी हमारे पास 36,000 करोड़ और एक वैल्यू थी 1640 लैक्स, तो 1640 लैक्स को जब करोड़ में लिखेंगे तो 16.40 हो गई, तो ये आई 36,016.40 वैल्यू आई। इसको डिवाइड किया हमने 4754
0.6 से तो आंसर आया 7.57। इसके पास का आंसर 8.17 है। ये हमने किया 2009 के लिए सारा। अब यही सेम क्वेश्चन मैं 2008 के लिए भी करके देख लेता हूँ, शायद कोई आंसर मैच कर जाए। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, गलत हो सकते हैं। तो इसमें भी वैल्यू हमारे पास 36,000 है, प्लस 1640 की जगह हम ले लेंगे पुराने वाली वैल्यू 2008 वाली। 2008 में जो डेट की वैल्यू थी वो थी 1598। 1598 को हम लिखेंगे 15.98, तो ये बनेगी 36,015.98 डिवाइड होगा अब 2008 वाली वैल्यू से। 8 वाली वैल्यू का EBITDA कितना था? 8 वाली के केस में जो EBITDA था वो था 4611.8। 4611.8 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर बताइए। 4611.8 36,015.98 डिवाइडेड बाई 4611.8। अभी भी आंसर 7.8 आया है। दोनों तरीके से आंसर 7 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। सबसे छोटे सर वाले यहाँ पर कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ है क्या? अगर उसमें वो माइनस होगा तो शायद मिल सकते हैं। क्या होगा? अगर उसमें कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो इसी का फॉर्मूला में वो बिल्कुल कैश एंड ठीक, कैश बिल्कुल इक्विवेलेंट ठीक, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। इकोनॉमिक वैल्यू जो एंटरप्राइज वैल्यू हमने आपको बताई थी, म्यूट कीजिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया था। क्वेश्चन में हमने चेक नहीं किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या, गिवन नहीं है। है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस करना रह गया, तो ये 165 माइनस करने के बाद करना ये सारा काम। ठीक है, अब अगर हम 165 को लेस कर देंगे, 165 को लेस कर देंगे तो रेशो थोड़ा सा ऐसे होने का, 165 को लेस कर देंगे तो रेशो थोड़ा सा और कम ही आएगा। लेकिन ये बात अच्छी पकड़ेगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को माइनस करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम बताइए। सर ये कंपनी बी का बोला है और हम ए के साथ कैलकुलेट कर रहे थे। इतनी बड़ी गलती। मैंने अभी 36,000 डिवाइडेड बाय इसका एडिटर लिया बी कंपनी का 2009 का। नहीं, एक ही बोल रखा है मैम, थर्ड क्वेश्चन पे है ना। ओके सर फाइन। मैं फोर्थ कर रहे थे ना सर, हम थर्ड कर रहे हैं ना हम तो। अच्छा नीचे फोर्थ कर रहे हैं। ओहो, इसमें तो बी का बताया है। ओहो हो, हाँ मैंने तो किया चलो तो सर वो करते हैं। 9.1 है। तो बी का एक बार सही सही कर लेते हैं। आज भी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन चलो इसे तो करके देखते ही हैं। फोर्थ का कर रहे थे। हाँ, चलो वो करते एक हैं मैम, कंपनी करते हैं। का पूछा है। बी लिमिटेड के लिए करते हैं, 2008 के लिए भी करते हैं और 2009 के लिए भी करते हैं। सबसे पहले तो एंटरप्राइज वैल्यू ही निकाल लेते हैं, 36,000। जरा बोलेंगे 8 में डेट की वैल्यू बोलिए एक बंदा। मैम आप बोलिए 8 वाले में 2008 में डेट की वैल्यू। EBITDA है सर। 1598.6 1598.6। सर इसने EBITDA पूछा है ना, तो 3375 आना चाहिए। मैंने ऐसे किया सर, 36,000 डी कंपनी का 2009 के लिए 36,000 लिया और उसका EBITDA बोला है ना सर फोरकास्ट करने के लिए, बेस्ट उसका लिया है ना उसमें। तो 3938.8 किया तो मेरा 9.1 आया। क्या किया दोबारा बताइए। एक सर मैंने 36,000 लिया, उसका EBITDA बोला है ना हमको हाँ बेस लेने के लिए, तो उसके क्लोजेस्ट के हिसाब से मेरा सी आंसर आया है 9.1। अच्छा, 36,000 को डिवाइड किससे किया? इससे सर इसका EBITDA दिया है 2009 का कंपनी बी का हाँ ऊपर, उससे किया सर मैंने अच्छा, divide, तो इकोनॉमिक मेरे वैल्यू लिए- कैलकुलेट ही नहीं करी, बस 36,000 को ही ले लिया। हाँ हाँ सर वहाँ दिया हुआ है ना सर क्रेडिट प्राइस, नहीं उसका नहीं, सीधा वो तो मैंने मार्केट EBITDA कैप दिया। गिवन है ना। देखो आंसर आगे एक अलग बात है, आंसर आगे तो लेकिन अलग है। सर EBITDA दिया है ना उसने, तो मैंने ये सोचा कि उसको उससे हाँ। डिवाइड किया तो वो आ नहीं सकता नहीं नहीं, है। सही तो वाला मैं- करते हैं। सही है, चलो सही वाला करते हैं एक बार। बी क्वेश्चन बी वाले का, तो हम सबसे पहले उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। 36,000 तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई। वैल्यू ऑफ डेट इसके अंदर जोड़ रहे हैं हम। वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास है ये रहा, बी कंपनी का 1540 और 1626। 1540 और 1626, तो मैंने यहाँ पर 1540 लिख दिया और
और 1626 लिख दिया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें से माइनस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्वेश्चन में कंपनी का 54 और 57, ये हो गया 54 और ये हो गया 57। ऐसा करने से तो हमारी एक एंटरप्राइज वैल्यू निकलेगी। ये कैलकुलेट कर दी मैंने और ये आ गई मेरी 2008 के लिए आई है 36,000 प्लस 1540 माइनस 54, ये निकल कर आई है 37,486, और दूसरे वाली 2009 वाली निकल कर आई 36,000 प्लस 1626। सर वो ये तो लैक्स में है ना, उसको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ ये भी अच्छा करा आपने, ये 1540 को पॉइंट में कर दो और ये 1626 भी करोड़ में। अब सही वाला निकालते हैं। 36,000 1540 क्या हो गया? 1540 माइनस 54, ये आया 35,961.4, और दूसरे वाला आएगा 36,016.26 माइनस 57, तो ये वाला आएगा 35,959.26, और इसको डिवाइड करेंगे इबिट्टा से। इबिट्टा 2008 का अलग है, 2009 का अलग है, उसी से करेंगे। तो 2008 का बी कंपनी का इबिट्टा लेंगे। बी कंपनी का इबिट्टा 3375.2 है, एक तो 3375.2 करिए इसे सॉल्व, और दूसरा वाला है 3938.8 3938.8 39, ये पहले वाले का आंसर आया, दोनों का आंसर निकाल दीजिए। 3938 मैंने कहा है 10.65। वेरी गुड, इसका आया वही 961.4 डिवाइडेड बाई 3375.2, बिल्कुल ठीक आया 10.65। अगर हम 2008 का लेके करेंगे बी का तो आंसर है 10.65, और 2009 का लेके करते हैं तो आंसर है 9.12। अब देखते हैं आंसर यहाँ पर क्या गिवन है, उसके हिसाब से आंसर लगाएंगे। अब लगाते हैं इसको फोर्थ में। आंसर हमारे पास जो है 8.17 से लेके 9.54 तक है, और जो हमारा आंसर आया है वो 9.12 सबसे मिनिमम आया है। सर सॉरी हाँ जी, हाँ जी। ये कैश इक्विवेलेंट लैक्स में है, उसको हमने करोड़ में कन्वर्ट नहीं किया। हाँ ये देखो, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल ठीक। कैश को भी हमें 54 ना करके 0.54 लिखना था, क्योंकि ये भी तो लैक्स में ही होगा। तो अब जो सही आंसर निकल कर आएगा ना वो यही वाला है, 9.14 आएगा निकल के। तो 9.14 आंसर निकल कर आएगा, ये आंसर है इसका 9.14 है इसका सी आंसर। 9.12 तो हमारा आ भी गया है। अब इसको एग्जैक्ट निकाल लेंगे, 1.2 के आसपास आएगा। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर 165 था ना सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9 इसमें बी कंपनी के लिए ये था, देखो 54 और 57 बी कंपनी का पूछा है ना फोर्थ में। हाँ सर, हाँ बी कंपनी का सर, ठीक है। तो हमने कितनी सारी गलतियां करी इसमें। हमने जल्दी करने के चक्कर में एक गलती तो हम ज्यादातर ये कर रहे थे कि हम बार बार पॉइंट लगाना भूल रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी और इसमें डेट में भी। एक गलती तो हम ये कर रहे हैं। दूसरी गलती हमने ए कंपनी का कर दिया था पहले बी की जगह, तो ये मैं बार बार कह रहा था कि हमेशा देख लेना वो ए कंपनी का पूछ रहे हैं कि बी कंपनी का। तीसरी गलती हम कभी कभी करते हैं कि 2008 की जगह 2009 का कर देते हैं, तो ये भी चेक कर लेना 2008 पहले लिखा है कि 2009 पहले लिखा है। छोटी छोटी गलतियां हैं जो हर कोई करता है, इसमें अगर आप भी कर दोगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन करनी नहीं है पेपर में। ये गलतियां मैं भी करता हूं, इसलिए हमेशा याद रखनी होती है बातें कि ये गलतियां छोटी छोटी है जो हर कोई करता ही करता है, और जानबूझ के पेपर वाले गलतियां करवाते भी हैं। कुछ फिगर करोड़ में दे देंगे, कुछ फिगर लैक्स में दे देंगे। अब जब क्वेश्चन दिया तो उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी 36,000 करोड़ दे दी, और जब हमने बैलेंस शीट देखी तो उसमें लिख दिया वैल्यू इन लैक्स, तो इसे करोड़ में कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे, इसी वजह से ये एग्जाम जो है टिपिकल लगता है, और क्वेश्चन को 4-4 तरीके से सॉल्व करना पड़ता है तब जाके आंसर मैच होता है। तो मेरे को लगता है कि आंसर तो बाद की बात है, मैच हो ही जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बंसल जी, ठीक। मैं आपको, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे अभी, और मैं भी अपने हिसाब से इसका सोल्यूशन आपको निकाल कर बनाकर दे देता हूं। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, एवरेज पीई रेशियो ऑफ पीयर्स इन द इंडस्ट्री कह रहा है कि अगर दूसरी कंपनी का पीई देखा जाए तो लगभग 16 के आसपास है 2009 के हिसाब से।
एनालिस्ट को ये लगता है कि कंपनी बी डिजर्व्स टू ट्रेड एट 20% प्रीमियम, मतलब कंपनी बी को 20% ज़्यादा पी मिलना चाहिए। तो अगर ओरो का 16 है तो उसका 19.16 दूनी 32 19.2 हो जाएगा। तो हमें पीई तो पता लग गया 19.2 होना चाहिए जो पीई देना चाह रहे हैं। देखो पीई 16 प्लस 20% 19.2 आ गया। तो कह रहा है बिकॉज ऑफ द लो रिस्क एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज टू फेयर प्राइस। अब फेयर प्राइस बताओ, पीई हमारे पास है, ईपीएस हमारे पास है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ईपीएस देखो कितना है बी का, बी कंपनी का ईपीएस 2009 वाला ये है 32.2। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए 32.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। मार्केट प्राइस 32.2 इंटू 19.2, आंसर बताओ क्या आया? यही आंसर है। ₹618 के आसपास ये आंसर आ गया। 617 रुपये 80 पैसे, 618 रुपये पूरे। समझ में आया? एग्जैक्ट आंसर आ गया ना? समझ में आ गया सबको ये वाला? बंसल जी क्लियर? भाई क्वेश्चन ही गिवन है ना। हाँ, म्यूट की अनम्यूट कीजिए। 16 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और 20% कहा है ज्यादा? है 20% क्वेश्चन में गिवन है प्रीमियम कि 20% हम ज्यादा देंगे आपको। 16 तो सब कंपनी का एवरेज है, लेकिन ये कंपनी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, इसमें लो रिस्क हाई रिटर्न है, इसलिए 20% ज्यादा देंगे। तो 19.2 निकल कर आ गया। 16 में 20% ऐड किया मैंने, और वो 19.2 को कंपनी की जो 2009 का ही बिकता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2009 का ही लेना है, इसलिए मैंने 2009 का ही लिया। देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाले क्वेश्चन में गिवन था कि 9 का ही लेना है, ये लिखा है। ये ऑन द अर्निंग 2009 वाली लेनी है अर्निंग, तो मैंने फिर ईपीएस जो लिया 2009 वाला लिया है, और बस मल्टीप्लाई कर दिया तो मार्केट प्राइस आ गया। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता था? देखो ऐसे होता था फॉर्मूला, पीई रेशो का फॉर्मूला होता था एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये होता था। अब मैंने क्या करा, क्वेश्चन में पीई रेशो भी गिवन है, ईपीएस भी गिवन है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। एमपीएस की इक्वल हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने फॉर्मूला निकाला एमपीएस इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस। तो पीई रेशो से ईपीएस की मल्टीप्लाई कर दी तो मार्केट प्राइस आ जाता है। तो मैंने ये वाले तरीके से इसकी आंसर निकाल लिया। सही है। एक और देख लेते हैं, फोर्थ वाला। एनालिस्ट का एस्टीमेट है कि फेयर वैल्यू जो है ना, फेयर एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई इबिटा जो है, मल्टीपल फॉर कंपनी ए 8.5 होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोजेस्ट टू द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी। तो इबिटा देखो, इसने कहा है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई इबिटा इक्वल टू 8.5। अब क्वेश्चन में इबिटा गिवन है तो एंटरप्राइज वैल्यू निकल जाएगी। एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलेगी? इबिटा जो भी गिवन है इंटू 8.5। अब ये कंपनी ए के लिए है, तो कंपनी ए का इबिटा ले लेंगे। इबिटा लेंगे 2009 वाला। अब मैं अगले वाला ले रहा हूँ, पेपर में दोनों कर लेना। 2009 वाला इबिटा लिया, वो आया 47546। 4754.6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकल गई इकोनॉमिक वैल्यू कितनी आई? 4754.6 मल्टीप्लाइड बाई 8.5, ये आ गया 40,000, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 40,414.1। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी सही आ गया। और एक और चीज, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, ये जो हम ये वाला कर रहे थे, इसमें 36,000 से ही कर रहा है इस क्वेश्चन को। ये 15 वगैरह छोटी छोटी आइटमों को ले नहीं रहा है। 36,000 से इसको सॉल्व कर लो, शायद ये आंसर भी आ जाएगा। मार्केट कैप फॉर द कंपनी बी 36,000 करोड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोजेस्ट टू द इकोनॉमिक वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई इबिटा। 36,000 करोड़ को डिवाइड बाई कर दो 4611.8, शायद आंसर ही आ जाएगा। 1640 भी ले लेते हैं अगर। 36,000 प्लस 1460, 15 कितना था? 1598। 1640 और डिवाइड कर देते हैं 4754 से, 7.91 ही आ रहा है तब भी। और 4611 से करते हैं तो 36,000 प्लस 1598 डिवाइडेड बाई 4611।
तो आ रहा है 8.15। देखो सही आंसर आ रहा है थोड़ा सा इस तरह से। इन्होंने दो गलती, मतलब ये AI की गलती कह लो या इंस्टीट्यूट की गलती कह लो। 30, दूसरे पेन से कर देता हूँ, 36,000 प्लस जो 1640 को या 1598 को 15, ये कब तक 15.98 करना था, इन्होंने नहीं किया होगा। 1598 पूरा ले लिया होगा, करोड़ में ही ले लिया और डिवाइडेड कर दिया 4611 से, तो आंसर ये निकल कर आ रहा है 8.17 एग्जैक्ट। अब ये गलती इंस्टीट्यूट की है, मतलब क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इंस्टीट्यूट की बुक में से उठा के आपको दे दिया है। आप अपने इंस्टीट्यूट की बुक देख लो NISM की, उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने इंस्टीट्यूट की बुक से उठा कर दिया तो मुझे लगा सही है। अब इसकी गलती बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो ऊपर करोड्स लिख दिया वो एक्चुअल में लैक्स ही है, या फिर तो फिगर्स इन करोड्स लिखनी पड़ेगी, नहीं, क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो इन्होंने 36,000 को पूरा ऐड किया है, 1460 जो भी था वो पूरा ऐड कर दिया है और डिवाइड बाई कर दिया EBITDA 208 वाला से, और आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर आ भी जाएगा। अब क्या गलती की है वो छोड़ो, हमें करना आना चाहिए। करना आ गया बंसल जी, है ना। हमने आंसर तो निकाल दिया, फॉर्मूले आपको सारे बता दिए हैं, जो फॉर्मूले आपको पता नहीं थे कि कौन सा लगेगा, अब पता चल गया है। तो हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या आना है, हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे वैल्यू निकलेगी। और मैंने आपको ये भी समझा दिया, करोड्स में लिखा होगा तो और लैक्स में लिखा होगा तो वो डिफरेंस लेना है। लेकिन जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसको नहीं पता थी ये बात, कि करोड्स और लैक करने से गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना कोई ज्यादा ध्यान से पढ़ता नहीं है ना, कि करोड्स में लिखा है एक जगह लैक्स में लिखा है, ये कोई पढ़ता नहीं है, सब सोचते तो एक जैसा ही है। तो बनाने वाले से लैक्स में ही कंसीडर किया। हाँ, उसको मतलब बनाने वाला ही भूल गया कि मैंने ऊपर लैक्स में लिखी है फिगर, तो 36,000 लैक्स लिखना था, और ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है तो मैंने नहीं बनाया ये, इसलिए गलती है इसमें। और यही कारण है मैं हर बैच में इसमें बताता हूँ गलतियां हैं, करवाने से क्या होता है आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। गलती है तो होने दो, हमें तो सही सीखना है। तभी तो बाकी सारे क्वेश्चन वो मिल गए जहां पर लैक्स और करोड़ का फंडा नहीं था, सारे आंसर मिल गए। लेकिन जहां पर लैक्स और करोड़ का फंडा था वहां नहीं मिल रहे हैं। आप इसको लैक्स में करके देख लीजिए, आंसर तो नहीं मिलेगा ना। नहीं मिल गया। अब अगर हम उसे लैक्स में कंसीडर कर रहे हैं तो मिल रहा है, देखिए लैक्स में कंसीडर करके मिल रहा है, लेकिन जो करोड़ का दिया हुआ है उससे तो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। अब ये करोड़ की जगह से लैक्स कर दीजिए यहाँ पर, अब आंसर मिल रहे हैं सारे के सारे। देखिए 8.17 आ गया, बिल्कुल सही। कैसे आया, 36,000 में 1598 पूरा जोड़ना है और डिवाइड करना है 4611 से, आंसर आ जाएगा 8.16 समथिंग आ रहा है, तो ये 17 के इक्वल ही होता है, तो ये आ जाएगा आंसर। ऊपर वाले भी सारे आ जाएंगे। खैर, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझसे फिर पूछना, मैं इसका आंसर ही बना के दे दूंगा। तो खैर, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा सबसे, अब तो सारे ही होगा इसके पोर्शन, या को बचा है। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न आज भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं,